भारत जैसे विशाल और विविध देश में लाखों स्कूल हैं और करोड़ों बच्चे। कभी ये सोचा है कि इन सब तक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये किसी एक संस्था का काम तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर्ड और विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। और आज हम इसी दिलचस्प सिस्टम की परतों को खोलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की नीतियों से लेकर गांव के एक स्कूल तक ये ढांचा असल में काम कैसे करता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरे सिस्टम का एक नक्शा हमारे सामने रखते हैं। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये ढांचा कैसे काम करता है, इसकी अलग अलग कड़ियां कौन सी हैं और आखिर में इस पूरी व्यवस्था का असली मकसद क्या है। और इसकी नींव, जैसा कि इन दस्तावेजों में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 21A में है, जो हर नागरिक को उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस के लिए प्रयास करने को कहता है। ये पूरा एजुकेशनल ढांचा उसी संवैधानिक प्रेरणा का एक संगठनात्मक रूप है। तो चलिए इस ढांचे को खोलते हैं। हमारे स्रोत इसे एक पिरामिड की तरह दिखाते हैं जिसमें 5 मुख्य स्तर हैं। सबसे ऊपर नेशनल लेवल, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सबसे नीचे जमीनी स्तर पर क्लस्टर या संकुल। एक एक करके इन सभी को समझते हैं। और ये पिरामिड की बनावट ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि कैसे योजना और एकेडमिक सहयोग ऊपर से नीचे की ओर बहता है ताकि वो हर स्कूल और हर शिक्षक तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपरी स्तर से, राष्ट्रीय स्तर, जिसे रिप्रेजेंट करती है NCERT। हम सब ने अपने स्कूली जीवन में NCERT की किताबों का नाम सुना है, शायद उनसे डर भी लगता था, लेकिन इसका काम सिर्फ किताबें छापने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसे आप शिक्षा के क्षेत्र में देश का थिंक टैंक कह सकते हैं। ओके, थिंक टैंक, ये सुनने में भारी शब्द लगता है। एक एजुकेशन थिंक टैंक का असल में काम क्या होता है? क्या वो सिर्फ बैठकर बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं या कुछ ठोस भी करते हैं? नहीं, इसका काम बहुत ठोस है। मोटे तौर पर 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, स्कूली शिक्षा की ओवरऑल क्वालिटी में सुधार लाना। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर करिकुलम यानी पाठ्यचर्या और टेक्स्ट बुक्स तैयार करना। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है टीचर एजुकेशन और एजुकेशनल रिसर्च को बढ़ावा देना। मतलब देश भर के बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए और कैसे, इसकी रूपरेखा यही तय करती है। एक बात जो मुझे नोट्स में काफी दिलचस्प लगी वो ये है कि NCERT सिर्फ भारत के अंदर ही काम नहीं करती, ये यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी सहयोग करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ हमें सिखा नहीं रही, बल्कि दुनिया से सीख भी रही है और अपना योगदान भी दे रही है। हाँ, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बारीक बात है जिसे समझना होगा। मान लीजिए कोई स्कूल NCERT के करिकुलम को ठीक से लागू नहीं कर रहा, तो क्या NCERT उस पर कोई एक्शन ले सकती है? मेरे हिसाब से तो ले सकती होगी, आखिर वो टॉप बॉडी है। यहीं पर वो बारीक बात आती है। NCERT एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्था है। ये कोई प्रशासनिक प्राधिकरण या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है। अच्छा। इसका काम सलाह देना, रिसर्च करना और स्टैंडर्ड तय करना है। ये स्कूलों का रोजमर्रा का मैनेजमेंट नहीं देखती, तो ये एक मार्गदर्शक है, प्रबंधक नहीं। ये बता सकती है कि क्या करना है, लेकिन कैसे लागू होगा ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अच्छा, तो NCERT दिल्ली में बैठकर एक बड़ी राष्ट्रीय सोच तय करती है, लेकिन भारत तो बहुत विविध है। जो करिकुलम केरल में काम करेगा, जरूरी नहीं कि वो नागालैंड में भी उतना ही कारगर हो। तो इस वन साइज फिट्स ऑल प्लान को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जाता है? क्या ये ग्रैंड प्लान नीचे आते आते कहीं खो जाता है? इसी सवाल के जवाब में पिरामिड का अगला स्तर आता है, राज्य स्तर। यहीं पर अडेप्टेशन यानी अनुकूलन का काम होता है। और यहाँ हमें 2 मुख्य संस्थाएं मिलती हैं, SCERT और SIMET। SCERT और SIMET, ये दोनों नाम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। दोनों राज्य स्तर पर है, तो फिर दोनों के काम में क्या फर्क है? SCERT को आप NCERT का राज्य स्तरीय वर्जन समझ सकते हैं। यह है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये राज्य के शिक्षा विभाग की एकेडमिक विंग है। हाँ। जो काम NCERT राष्ट्रीय स्तर पर करती है, SCERT वही काम राज्य की स्थानीय जरूरतों, भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए करती है। मतलब NCERT से मिले करिकुलम को लेकर उसमें बदलाव करना, राज्य की अपनी भाषा में किताबें तैयार करना, ये सब SCERT का काम है। बिल्कुल।
साथ ही ये भी देखती है कि हर बच्चे को कम से कम बेसिक चीजें तो जरूर आ जाएं, जिसे टेक्निकली मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो ये शिक्षा के कंटेंट यानी क्या पढ़ाना है उस पर फोकस करती है। ठीक है, तो अगर एससीईआरटी एकेडमिक पक्ष देख रही है तो फिर एसआईएमईटी का क्या रोल है? मैं इसे समझने की कोशिश करता हूँ। क्या ऐसा है कि एससीईआरटी शिक्षा की आत्मा यानी क्या और कैसे पढ़ाना है इस पर काम करती है, और एसआईएमईटी उसके लिए जरूरी मैनेजमेंट, प्लानिंग, बजट, लॉजिस्टिक्स यानी प्रशासनिक हिस्सा संभालती है? ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। SIMET यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग का पूरा फोकस ही योजना और प्रबंधन पर है। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स और शिक्षा अधिकारियों जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेनिंग देती है, जमीनी स्तर पर प्लानिंग में मदद करती है और योजनाओं की निगरानी करती है। तो हाँ, एक अकादमिक इंजन है तो दूसरा उसे चलाने वाला मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए, तो अब हमारे पास राष्ट्रीय नीति है और राज्य स्तर पर उसका अनुकूलन भी हो गया, लेकिन ये सब अब तक कागजों पर है। ये असल में क्लासरूम तक कैसे पहुंचता है? एक टीचर तक ये ज्ञान कैसे पहुंचता है? यहाँ से हम और जमीनी स्तर पर उतरते हैं, जिला स्तर पर, और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है डाइट यानी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद इन्हें बनाया गया था। डाइट को आप जिले का अपना मिनी एनसीईआरटी या एकेडमिक हेडक्वार्टर कह सकते हैं। तो डाइट का मुख्य काम क्या है? टीचर ट्रेनिंग। हाँ, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, इसका सबसे बड़ा काम है 2 तरह की टीचर ट्रेनिंग देना। एक सेवा पूर्व प्री सर्विस यानी जो लोग टीचर बनने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग, और दूसरी सेवाकालीन इन सर्विस यानी जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी स्किल्स को अपडेट करना। लेकिन अक्सर ये सुनने में आता है कि टीचर ट्रेनिंग बहुत थियोरेटिकल होती है और उसका क्लासरूम में ज्यादा असर नहीं दिखता। क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि डाइट इस चुनौती से कैसे निपटती है? वो बताते हैं, और इसका जवाब है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च। हाँ, इसका मतलब है कि डाइट के लोग सिर्फ लेक्चर नहीं देते, वो स्थानीय स्कूलों की असली समस्याओं पर शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनका व्यवहारिक समाधान निकालते हैं। अच्छा, जैसे अगर किसी स्कूल में बच्चे गणित में कमजोर हैं, तो डाइट की टीम वहां जाकर शिक्षकों के साथ मिलकर नई टीचिंग तकनीक पर काम करेगी। ये थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मतलब डाइट एक पुल की तरह है जो राज्य स्तर की नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच के फासले को भरता है। बिल्कुल, ये अकादमिक जानकारी के प्रवाह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोड है। लेकिन एक जिला भी बहुत बड़ा होता है, उसमें सैकड़ों स्कूल हो सकते हैं। तो डाइट की विशेषज्ञता हर एक स्कूल तक कैसे पहुंचती है? ये सही सवाल है। यहीं पर शायद पिरामिड के अगले स्तर आते होंगे, ब्लॉक और क्लस्टर। सही पकड़ा। डाइट के नीचे आता है ब्लॉक स्तर, जहां BRC यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है। BRC। हाँ, एक BRC लगभग 100 गांवों के स्कूलों को कवर करता है। ये डाइट और स्कूलों के बीच की एक बहुत जरूरी कड़ी है। BRC के लोग नियमित रूप से स्कूलों में जाकर शिक्षकों को मेंटर करते हैं, उनकी क्लास देखते हैं और उन्हें बेहतर पढ़ाने के तरीके सुझाते हैं। और अब हम पिरामिड के बिल्कुल निचले लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गए हैं, संकुल या क्लस्टर स्तर, जहां CRC यानी संकुल संसाधन केंद्र काम करता है। CRC इस पूरे ढांचे की सबसे छोटी और सबसे फोकस्ड यूनिट है। एक CRC सिर्फ 8 से 10 स्कूलों के एक छोटे समूह को देखता है। इसका काम है नियमित रूप से इन स्कूलों का दौरा करना, शिक्षकों की महीने में एक बार मीटिंग करवाना ताकि वे अपनी समस्याएं और सफलताएं एक दूसरे से बांट सके। लेकिन इन स्रोतों में CRC के बारे में एक बहुत ही मानवीय और गहरी बात लिखी है। ये कहती है कि CRC का सबसे महत्वपूर्ण काम ग्रामीण शिक्षकों के पेशेवर अलगाव या आइसोलेशन को तोड़ना है। यह बात मुझे बहुत छू गई। वाले स्कूल में अकेले पढ़ा रहा है, दिन भर बच्चों के शोर के बाद उसके पास अपनी प्रोफेशनल दिक्कतों पर बात करने के लिए या कोई नई चीज सीखने के लिए कोई नहीं होता। वो प्रोफेशनली बिल्कुल अकेला होता है। ये बात सच में सोचने वाली है। वो टीचर जो शायद उस गांव का अकेला पढ़ा लिखा इंसान है, वो खुद सीखने और बढ़ने के लिए बिल्कुल अकेला है। CRC की वो एक मीटिंग शायद पूरे महीने में अकेला ऐसा मौका होता होगा जो वो अपने जैसे दूसरे लोगों से मिलता है, बात करता है कि एक बच्चे को सिखाने में क्या मुश्किल आ रही है या कोई नया तरीका जो उसने अपनाया और वो काम कर गया। बिल्कुल, CRC उन्हें 8-10 शिक्षकों का एक प्रोफेशनल कम्युनिटी देता है। वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, सीखते हैं और महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। ये उनके मनोबल और उनके काम की क्वालिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी है।
ये सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से देखते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में बैठ जाए। मान लीजिए एनसीईआरटी ने बच्चों को भिन्न यानी फ्रैक्शन सिखाने का एक नया और मजेदार तरीका निकाला। अब ये तरीका राजस्थान के एक छोटे से गांव के स्कूल तक कैसे पहुंचेगा? बेहतरीन उदाहरण है। तो देखिए ये सफर कैसे होगा। पहला, एनसीईआरटी उस नई तकनीक पर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल और सामग्री बनाएगी। ठीक है। दूसरा, वो इसे राजस्थान की एससीईआरटी को भेजेगी। एससीईआरटी उसे स्थानीय भाषा और पाठ्यक्रम के हिसाब से थोड़ा बदलेगी। फिर जयपुर जिले की डीआईईटी अपने यहाँ के मास्टर ट्रेनर्स का एक बैच बुलाएगी और उन्हें इस नई तकनीक पर पूरी तरह से प्रशिक्षित करेगी। ओके। ये मास्टर ट्रेनर्स फिर अपने अपने ब्लॉक में जाकर बीआरसी के माध्यम से सभी क्लस्टर समन्वयकों यानी सीआरसी कोऑर्डिनेटर्स के लिए वर्कशॉप आयोजित करेंगे। और फिर अंत में हर सीआरसी कोऑर्डिनेटर अपनी मासिक मीटिंग में अपने 8-10 स्कूलों के शिक्षकों के साथ मिलकर इस नई तकनीक को प्रैक्टिस करेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा और उन्हें क्लास में इसे लागू करने में मदद करेगा। इस तरह वो ज्ञान दिल्ली से चलकर उस एक क्लासरूम तक पहुंचता है। वाह, ये तो एक खूबसूरत कैस्केड मॉडल है। जब आप इसे इस तरह एक उदाहरण से समझाती हैं तो ये पूरा जटिल ढांचा एकदम साफ हो जाता है। लेकिन इस सब के बाद मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। ये जो इतना बड़ा, इतना जटिल सिस्टम बनाया गया है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, बीआरसी, सीआरसी, इस पूरी मेहनत का मुख्य लाभार्थी कौन है? जाहिर है छात्र ही होगा, है ना? पहली नजर में यही लगता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शिक्षा प्रणाली का केंद्र छात्र होता है, लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाला जवाब देते हैं। इस पूरी संरचना का मुख्य और सीधा लाभार्थी शिक्षक है। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। सारी बातें तो स्टूडेंट सेंट्रिक यानी छात्र केंद्रित शिक्षा की होती है, और आप कह रही हैं कि ये पूरा ढांचा असल में टीचर सेंट्रिक यानी शिक्षक केंद्रित है। ये तो विरोधाभास नहीं है? यही इस सिस्टम का सबसे गहरा इंसाइट है। इसका दर्शन ये है कि आप छात्र केंद्रित परिणाम तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक शिक्षक केंद्रित समर्थन प्रणाली न हो। सोचिए, क्लासरूम में बदलाव कौन लाएगा? शिक्षक। सही बात है। तो अगर आप उस एक शिक्षक को अकादमिक रूप से, मानसिक रूप से और पेशेवर रूप से सशक्त कर दें, तो वो अपनी क्लास के 30 बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन अपने आप दे देगा। तो शिक्षक को मजबूत करके आप अंततः छात्र को ही लाभ पहुंचा रहे हैं। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। हम सिस्टम को बाहर से देखते हैं तो छात्र दिखता है, लेकिन सिस्टम की मशीनरी शिक्षक के लिए बनाई गई है। तो इसे याद रखने के लिए एक चीट शीट बना सकते हैं। अकादमिक मार्गदर्शन चाहिए तो एनसीईआरटी, मैनेजमेंट और प्लानिंग की बात है तो सीमैट, जिला स्तर पर ट्रेनिंग चाहिए तो डाइट, और स्कूल में सीधी मदद के लिए बीआरसी और सीआरसी। ये इस जटिल संरचना को याद रखने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। हर संस्था का एक मुख्य काम है और वो सब मिलकर शिक्षक को बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक राष्ट्रीय नीति जमीनी स्तर पर 8-10 स्कूलों के एक छोटे से समूह तक पहुंचती है। ये एक त्रिस्तरीय और विकेंद्रीकृत प्रणाली है जिसका अंतिम उद्देश्य भारत के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। और ये हमें वापस उसी शुरुआती विचार पर ले आता है, संविधान का अनुच्छेद 51A, जो हर नागरिक से उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की अपेक्षा करता है। ये पूरी शैक्षिक संरचना अपनी सभी जटिलताओं के बावजूद उसी सामूहिक प्रयास का एक संगठनात्मक रूप है। यह एक ऐसी मशीनरी बनाने की कोशिश है जो देश के हर कोने में शिक्षकों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद कर सके। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। अगर ये पूरा ढांचा शिक्षक को सशक्त बनाने के लिए है और सूचना और सहयोग का प्रवाह एनसीईआरटी से शुरू होकर सीआरसी तक जाता है, तो इस लंबे प्रवाह में दिल्ली से लेकर एक दूर दराज के स्कूल में बैठे शिक्षक तक पहुंचने में सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती या बाधा क्या हो सकती है?